Good morning, dear students of class 11th. Well, now today onwards, Adarsh Academy of Science is going to start your English classes also. So I welcome you in AVM online classes. We have two literature books. First, we are going to do your book Hornbill. We are going to start this book and we will do the chapter number 1, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. As far as this author Khushwant Singh is concerned, he is very prominent Indian English writer. And in Indian English literature, he has a very special place. Train to Pakistan novel by him, a very famous novel written by this person, this author. As far as this chapter, The Portrait of a Lady is concerned, portrait पिक्चर, तस्वीर जो बड़े साइज की होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है. एंड लेडी हेयर, शी इज his grandmother, Khushwant Singh's grandmother. And here Khushwant Singh has tried to portray his grandmother with the help of words. कि शब्दों से उसने अपनी ग्रैंडमदर को पिक्चराइज करने की कोशिश की है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि वो किस तरह से कैसी दिखती है, क्या कुछ इसका व्यवहार है, किस तरह से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग after reading this chapter that you will come to know that what kind of relation both the grandson and grandmother had. She was a very religious lady and both they had enjoyed a very special relation. A great understanding was there in between them. And as far as grandparents are concerned, most of you might have your grandparents. Some of them might be living with you or living away from you in village or somewhere else. But you are the student of 11th class and you very well know it that what kind of love grandparents have particularly for their grandchildren. And after reading this chapter, it will be more clear to you. And we will try to complete this chapter in 2 parts. Otherwise, the video will be too long to be watched by you. इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करके करेंगे भली, लेकिन काम जो करें उसको अच्छे से समझें, क्वालिटी वर्क करें. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और फिर भी किसी को कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो यू आर फ्री टू टॉक टू मी, फ्री टू आस्क मी. इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी चैप्टर को जो हमने पढ़ना है उससे पहले उसकी आप एक प्री रीडिंग करें. इस बात का ध्यान रखें कि आपने चैप्टर प्री रीड कर रखा हो. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपके पास बुक में ही लिखे हुए हों तो और अच्छी स्थिति है. द रीज़न बीइंग कि वेन एवर वी आर इन नीड टू लर्न द चैप्टर, प्रिपेयर द चैप्टर फॉर टेस्ट, we are in need to go through it again and again. Well, it is not enough just to go through the question and answers. तो चैप्टर हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, वहाँ वर्ड मीनिंग आपके पास लिखे हुए होंगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो बी इन हैबिट ऑफ राइटिंग द वर्ड मीनिंग. ये दोनों काम आपने करने हैं. वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे, एक पेज के ऊपर जितने भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं एज पर योर ऑन स्टैंडर्ड 2, 4, 5, 10, जिसकी 10 की ज़रूरत है वो 10 लिखे, 2 की ज़रूरत है 2 लिखे, 5 की ज़रूरत है 5 लिखें. आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वर्ड मीनिंग लिखें. यहाँ आज इस चैप्टर में जितने भी जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे और होंगे वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आगे के लिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वर्ड मीनिंग आपको पता हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चैप्टर को लेकर के, किसी तरह की दिक्कत ना आए. सो
Now let us start this chapter. We are going to read it. I will explain you line to line. एक एक लाइन जो है वो आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, और बड़े ध्यान से आप सुने, और ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है. दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर यू थ्रू दिस काइंड ऑफ स्टडीज. सो स्टार्ट डियर. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. In the very first line, author tells us कि ऐसा नहीं है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो दूसरी लोगों की जो ग्रैंड मदर होती हैं उसे किसी तरह से कोई अलग थी. कहता है जिस तरह से दूसरे लोगों की जो ग्रैंड मदर्स हैं वो बूढ़ी महिला हैं, वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर भी थी. एंड शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर. और कहता है मैं 20 सालों से जब से उनको जानता हूँ, 20 सालों से वो ऐसे ही बूढ़ी और रिंकल्ड थी. रिंकल्ड जो चेहरे के ऊपर, स्किन वगैरह के ऊपर जो हैं झुर्रियाँ वगैरह जो पड़ जाती हैं, उसके लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है, और पर्टिकुलरली ये ओल्ड एज को भी इंडिकेट करता है. तो कहता पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. कहता है लोग ऐसा कहते थे, लोगों ने लेखक को बताया या वैसे जो है वो बातें किया करते थे, कहते थे कि कभी जो है किसी समय में वो भी यंग थी, प्रीटी थी, अट्रैक्टिव थी काफ़ी, और उसका भी एक हस्बैंड था. कहता है लेकिन ये सारी चीज़ें विश्वास करना बेहद मुश्किल था, हार्ड टू बिलीव. और इसका रीज़न कि कई बार क्या होता है कि हम जिस तरह की जो चीज़ें अपने सामने देखते हैं, जिस तरह से हैबिचुअल होते हैं जिन चीज़ों को लेकर के, और जो चीज़ें हमने कभी नहीं देखी हों, तो उन चीज़ों को लेकर के हमें लगता है कि नहीं, ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि अगर जिस तरह से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बात की जाए और जो मॉडर्न जनरेशन है उन बच्चों को और इस तरह की चीज़ें बताई जाएं कि जो है एंशियंट टाइम में ऐसा था कि इतने ना ट्रांसपोर्ट के साधन होते थे, ना इतनी जो है कम्युनिकेशंस के मीन्स थे हमारे पास, तो यानी कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि उस समय जो है वो लाइफ किस तरह की रही होगी. या दूसरे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह इस तरह की इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो वास्तव में जो है लोगों का जीवन कैसा रहा होगा. तो ये चीज़ें बिलीव कर पाना आज की जनरेशन के लिए जो है बेहद मुश्किल होगा उस समय को. अगर हम 1950s की बात करते हैं, 60s की बात करें, 70s की बात करें, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो यहाँ लेखक को भी ऐसा ही लगता है कि उसे वो 20 साल से अपनी दादी को देख रहा है और उसे वो बूढ़ी जो है जैसी है वैसी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए विश्वास करना कि वो कभी जो है जवान रही होगी, अट्रैक्टिव रही होगी, प्रीटी रही होगी, उसके हस्बैंड रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा. कहता है हार्ड टू बिलीव. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और कहता है मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उनकी एक पोर्ट्रेट, उनकी भी एक बड़ी सी जो तस्वीर है वो इनके ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस जो फायर प्लेस वगैरह होती है उसके ऊपर जो है वहाँ ऊपर टांगा हुआ है उस पोर्ट्रेट को. तो कहता है वो वहाँ था. एंड ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. तो उन्होंने एक जो है टर्बन, पगड़ी, और पर्टिकुलरली जो पंजाब के लोग हैं, जो सरदार हैं, सिख हैं, वो जिस तरह से जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं, तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर जो है एक पगड़ी बांधी हुई है बड़ी सी. इसके अलावा काफ़ी ढीली सी फिटिंग वाले कपड़े जो हैं, खुले खुले वो कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरह कुर्ता पजामा वगैरह होता है, और पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल ड्रेस रही है पहले पंजाब के लोगों की या हमारे अपने हरियाणा के लोगों की, तो इस तरह की उसने जो है लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और कहता है फिर उनकी जो है सफ़ेद लंबी दाढ़ी जो है वो कहाँ तक, जिस तरह से लंबी लंबी दाढ़ी भी रखते हैं सरदार लोग जो हैं, तो वो नीचे तक उनकी चेस्ट तक वहाँ तक जो है वो सफ़ेद उनकी दाढ़ी आती है. और उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो कि वो 100 साल के बूढ़े रहे हों. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. कहता है उनको देख करके लगता ही नहीं कि यानी कि ये इस तरह का व्यक्ति रहा होगा कि जिसके बच्चे भी होंगे या उसकी वाइफ भी होगी, इस तरह से होगा. तो एक बच्चा है, उसका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन चीज़ों को देखने का, और वो सारी चीज़ें उनको देख करके जो है उसे ऐसा लगता है कि
इस व्यक्ति को, इस बूढ़े आदमी को देख करके नहीं लग सकता कि कभी इसके जो है कोई वाइफ रही होगी, कभी बच्चे होंगे इसके भी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। और देखिए एक लेखक की कल्पना देखिए, उस 20-22 साल के बच्चे की कल्पना देखिए आप, कि उस व्यक्ति को देख करके हाँ ये लगता है कि ये इस तरह का पर्सन है जिसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। और कहता है फिर जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर के यंग और प्रीटी होने की बात है, कहता है ये जो विचार था या जो लोग इस तरह की जो बातें किया करते थे, और मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी जो है पूरी तरह से रिवॉल्टिंग था। रिवॉल्टिंग, डिस्गस्टिंग, यानी कि जिस बात को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इस तरह की बात थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और जो इसकी ग्रैंड मदर हैं वो इसे अक्सर जो हैं उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो एक बच्ची थी तो उस समय वो जो खेलती थी। एंड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और ये सारी चीज़ें, यानी कि जब वो बूढ़ी महिला, वो बूढ़ी दादी जो है, वो अपने पोतों को, उनको और ये सारी चीज़ें बताती कि वो किस तरह से खेलती थी, कैसे खेल को, कौन से खेल खेलती थी, कैसे क्या कुछ था, वो सारी चीज़ें, तो ऑथर कहता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी रिडिकुलस सी लगती हैं, एब्सर्ड लगती हैं, बेहद बकवास सी लगती हैं। मतलब एक बूढ़ी महिला होकर के और किस तरह की बातें कर रही है, किस तरह की चीज़ें बता रही है, तो कहता है बड़ा अनडिग्निफाइड लगता था उनके पार्ट पर, यानी कि अशोभनीय लगता था पूरी तरह से, कि नहीं नहीं इन्हें इस तरह की बातें करना या इस तरह के खेल जो ये चीज़ें शोभा नहीं देते हैं कि ओल्ड लेडी है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और ऑथर कहता है कि हम उनकी इन बातों को, ये जो बातें बताती थी और चीज़ें थी, इनको हम किस तरह से ट्रीट किया करते थे, किस तरह से एक्सेप्ट करते थे, कि जिस तरह से वो दूसरी जो कहानियाँ सुनाया करती थी उनकी तरह से, कि उन कहानियों की तरह से जो है हम इनको एक्सेप्ट किया करते थे। और कहानियाँ भी किस तरह की, बूढ़ी महिलाएं जो हैं वो किस तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कि जिसमें कोई गॉड के द्वारा कोई मैसेज वैसेज दिया गया हो, इस तरह की जो पुरानी कहानियाँ, प्राचीन कहानियाँ हैं जिसमें कोई संदेश देने की कोशिश की गई हो, कोई शिक्षा देने की कोशिश की गई हो, गॉड वगैरह जो है कि गॉड ने उसको पनिश किया, ऐसा किया, तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो सुनाया करते। तो वो बच्चा जो है और या दूसरे बच्चे जो उसके साथ रहे होंगे वो इन चीज़ों को जो है ऐसे ही एक्सेप्ट किया करते थे कि ये भी दादी की एक कहानी है, ये जो कहानी सुना रही है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। और वो हमेशा से ही, जब से ऑथर उसको देख रहा है, शॉर्ट उनकी हाइट की बात की गई है, फैट थोड़ी ही मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड, स्लाइटली थोड़ी सी हल्की सी जो है वो झुकी हुई थी, यानी कि उनकी कमर जो है वो बेंट हो गई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका चेहरा एक रिंकल्स का क्रिस क्रॉस बना हुआ था, यानी कि पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियां थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। और लेखक कहता है कि नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हम इस बात को लेकर के निश्चित थे कि दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि वो हमेशा बिल्कुल ऐसे ही रही होंगी जैसे उन्हें हम जानते हैं, हम उन्हें देखते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और कहता है बूढ़ी, बूढ़ी भी ऐसी वैसी बूढ़ी नहीं, टेरिबली ओल्ड, यानी इतनी ज़्यादा, टू मच, कि इससे ज़्यादा वो और ज़्यादा ओल्ड और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। और कहता है 20 साल से सेम एज, यानी कि उनके दिखने में, उनके लुक में, अपीयरेंस में कोई किसी तरह का चेंज नहीं। कहता है मैं 20 साल से जैसी उनको देख रहा हूं ऐसी ही हैं, कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। जितनी बूढ़ी 20 साल पहले थी, आज भी 20 साल के बाद भी वो उतनी बूढ़ी है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। और कहता है जहां तक प्रीटी होने की बात है, सुंदर होने की, अट्रैक्टिव होने की बात की जा रही है, कहता है नहीं, वो कभी नहीं थी ऐसी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। कहता है लेकिन वो हमेशा सुंदर रही हैं, ब्यूटीफुल रही हैं।
देखिए, अब यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है प्रीटी, एक वर्ड यूज़ किया गया है ब्यूटीफुल, और वैसे हम इन दो वर्ड्स को कई बार एज ए सिनोनियम भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में यहाँ जो बेसिक डिफरेंस ऑथर के अकॉर्डिंग जो बात की जा रही है, और वैसे भी हम जनरली जो एक बेसिक डिफरेंस होता है आपके, प्रिटी जो अट्रैक्टिवनेस की बात की जा रही है दैट इज हेयर रिलेटेड टू द एज, और जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल की जो बात की जा रही है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु वॉचेज और सीज एनीथिंग। यानी कि पूरी तरह से किसी भी देखने वाले के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति को कोई चीज सुंदर लग सकती है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति को वही चीज सुंदर ना लगे। एक व्यक्ति को जो ग्रीनरी है बाहर और बड़ा बढ़िया सा एनवायरनमेंट है, वो हो सकता है उसको बहुत अच्छा लगे, बड़ा चार्मिंग लगे, बड़ा ब्यूटीफुल लगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ पसंद ना आए। उसे हो सकता है किसी दूसरी तरह का सीन पसंद हो, कोई दूसरी तरह की सीनरी पसंद हो। तो कुछ इसी तरह की यहाँ बात की गई। कहता है कि नहीं, प्रीटी तो नहीं थी, लेकिन वो सुंदर हमेशा थी, ब्यूटीफुल थी। कहता है शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव। और फिर जैसा कि पहले बताया गया कि शी वॉज स्लाइटली बेंट, की वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो यहाँ भी अब उसी के रेफरेंस में बात आगे है कि वो घर के अंदर जो है हॉबल्ड करते हुए, हॉबल्ड करना थोड़ा लड़खड़ा करके चलना, इन स्पॉटलेस वाइट, कि बिल्कुल बेदाग सफ़ेद कपड़े वो पहनती थी। एक हाथ जो है वो अपना वेस्ट के ऊपर रखती थी, अपनी कमर के ऊपर रखती थी, ताकि अपनी बॉडी के बैलेंस को बनाए रख सकें, क्योंकि वो जो जिस तरह से झुकी हुई है उनकी कमर, उसको बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ है वो हमेशा एंगेज रहता था। ये जो माला होती है जिसके वो मनिए वगैरह फेरे जाते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने एक हाथ में वो जो माला रखते हैं अपने ईश्वर का नाम जपने के लिए, तो इस तरह से उनका दूसरा हाथ जो है अपने उन बीड्स के साथ, रोजरी के जो बीड्स हैं उनके साथ बिजी रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। और इसके बाद उनके सिल्वर लॉक्स की बात की गई है। सिल्वर लॉक्स, लॉक्स वर्ड यूज किया जाता है जो बालों का गुच्छा होता है, चोटी कह लीजिए, या उसको वैसे इकट्ठा करके बांध लेती हैं महिलाएं कई बार, उस चीज को लेकर के कि पूरी तरह से बिल्कुल सफेद और किस तरह से बिखरे हुए, अनटाइडली ओवर हर पेल, कि उसका जो पीला सा दिखने वाला फेस है, फेस फेडेड कलर है, रिंकल्ड जो फेस है, पकड़ पकड़ आल्सो मीन्स रिंकल्ड, कि बड़े से डिसऑर्डर वे में बिखरे हुए जो हैं बाल उसके चेहरे के ऊपर जो हैं वो नजर आते थे। और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल प्रेयर में मूव करते रहते थे, यानी कि हमें सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो अपनी प्रेयर, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करती रहती थी। वो हमेशा जो है होठ हिलते हुए दिखाई देते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। कहता है हाँ बिल्कुल वो ब्यूटीफुल थी इस बात को लेकर के, यानी कि अब जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया कि पूरी तरह से बेदाग वाइट कपड़े पहनना, स्पॉटलेस, फिर उनके वाइट सिल्वर लॉक्स की जो बात की गई है, जिस तरह से चांदी सिल्वर चमकती है उस तरह से उनके चमकते हुए वो बाल, तो वो सारी चीज़ें, और हाथ में वो रोजरी, और दैट वॉज शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और कहता है बिल्कुल वो किस तरह से नजर आती थी, यहाँ वो अपनी दादी के लिए जो है सिमली यूज करते हुए उनको डिस्क्राइब करता है किस तरह से विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कि जो विंटर सीजन में जो माउंटेन्स, जिस तरह की जो सीनरी हमें दिखाई देती है, कि किस तरह से जो माउंटेन्स हैं वो स्नो वगैरह से कवर्ड होते हैं और बिल्कुल सफ़ेद उनकी चोटियाँ जो हैं वो चमक रही होती हैं पहाड़ों की, और किस तरह से वो नज़र आती हैं, बिल्कुल वैसा ही जो है उसे वो अपनी ग्रैंड मदर नज़र आती थी। एक एक्सपेंस है प्योर वाइट सेरेनिटी का, एक्सपेंस वाइड स्प्रेड फैली हुई जो चीज़ हो, और सेरेनिटी की जो बात की जा रही है दैट इज़ क्लियर एंड कामनेस। और पहाड़ों में भी कुछ इसी तरह का होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल, और पर्टिकुलरली जब विंटर सीजन की बात की जा रही है तो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो बिल्कुल शांति जो पसरी हुई होती है और बड़ी साफ सुथरी जिस तरह से वो वाइटनेस नज़र आती है, कुछ उसी तरह से जो है उसे अपनी वो ग्रैंड मदर नज़र आती हैं।
ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कि जो बड़ी सेटिस्फैक्शन सा उनके चेहरे के ऊपर जो नजर आता है, जिस तरह से पीसफुल, शांति के साथ ब्रीद करती हुई, सांस लेती हुई। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब आगे जो है ऑथर बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं जो है, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और कहता है जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शहर चले गए तो उन्होंने मुझे जो है मेरी दादी के पास छोड़ दिया और हम लगातार जो है इकट्ठे रहे, साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कहता है मेरी जो दादी हैं वो मुझे सुबह उठाया करती थी मॉर्निंग में, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जिस समय उसे जो है ऑथर को नहलाती हैं उसकी दादी, उसे तैयार करती हैं स्कूल के लिए, तो अपनी मोनोटोनस, एक जैसी, जिसमें कोई चेंज ना आए, कहता है उसमें जो है अपना वो प्रेयर वगैरह जो है वो गाया करती थी। मॉर्निंग प्रेयर जो है, जिस तरह के जो भजन किए जाते हैं वो चीज़ें वो अपनी वो गाया करती थी। और क्या सोचती थी कि ये जो ग्रैंडसन है उनका, जो ऑथर हैं, ये उन चीज़ों को हर्ट से, यानी अपने मन से जो है, दिल से उन चीज़ों को याद कर लेगा, कि वो चीज़ें उसे याद हो जाएंगी। कहता आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कहता है मैं सुनता था, ऐसा नहीं है कि मैंने उन चीज़ों को नहीं सुना हो, आई लिसन्ड। कहता है क्योंकि मुझे उनकी जो आवाज़ थी, जो वॉइस थी, वो बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, कहता है लेकिन मैंने कभी उन प्रार्थनाओं को, उन भजनों को याद करने की जो है ज़रूरत नहीं समझी, उनके प्रति मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं इनको याद करूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, ए टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और नहलाने धुलाने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद उसको जो है फिर उसकी दादी जो है उसके लिए उसकी जो वुडन स्लेट थी वो लेकर के आती हैं। यानी कि पहले लिखने के लिए इस तरह से नोटबुक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती, तो लकड़ी की जो है एक स्लेट हुआ करती जिसके ऊपर लिखा जाता था, उसको उन्होंने पूरी तरह से येलो चाक के साथ प्लास्टर्ड किया हुआ है, यानी कि जो पीली मिट्टी होती है वो उसके ऊपर पोत दी जाती थी ताकि एक तरह से वो फ्रेश हो जाए और उसके ऊपर नया काम किया जा सके। और लिखने के लिए फिर जो है उसका जो earthen ink pot, जिसके अंदर डिप करके जो है वो लकड़ी की जो एक कलम होती थी, वो चीज़ उसके साथ जो है लिखा जाता था। तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठे बांध करके एक बंडल में और ऑथर को हैंड ओवर कर दिया करती थी, उसे संभलवा दिया करती थी कि ले बेटा। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, और कहता है फिर उसके बाद we went to school। यानी कि एक ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट किस तरह का? थिक स्टेल चपाती, एक मोटी सी, स्टेल बासी, यानी कि शाम की बनी हुई रोटी है और सुबह जो है वो उसे ऑथर को खाने के लिए दी जाती है। उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा करके, शुगर डाल करके, मीठा डाल करके, और कहता है फिर हम स्कूल के लिए चल देते थे। वी बोथ। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और देखिए यहाँ बताता है ऑथर की अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कि वो जो है जब उसके साथ स्कूल जाती हैं तो अपने साथ और भी स्टील चपातीज लेकर के जाती हैं ताकि जो विलेज के डॉग्स हैं, जो गली में बाहर कुत्ते हैं मिलेंगे, उनको खिलाया जा सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। और कहता है मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, और इसका रीज़न क्या था कि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, कि जो स्कूल था वो बिल्कुल टेम्पल के साथ अटैच था, टेम्पल मंदिर था उसके साथ में। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और कहता है जो पुजारी था वो हमें
अल्फ़ाबेट्स अक्सर ज्ञान जो दिया जाता है और जो मॉर्निंग प्रेयर है वो सिखाई जाती थी उन्हें. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a church, my grandmother sat inside reading the scriptures. और कहता है जब बच्चे बाहर जो है वरंडा की दोनों तरफ रो बना करके, लाइनें बना करके, पंक्तियां बना करके वहाँ बैठते थे और उन अल्फ़ाबेट्स को दोहराते थे, गाते थे, तो कहता है उस समय मेरी जो ग्रैंड मदर थी, देखिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है चॉरस. चॉरस सिंगिंग इन ए ग्रुप, कि जहाँ ग्रुप में कोई चीज़ गाई जाए, यानी कि एक स्वर में सारे बच्चे इकट्ठे मिलकर के जो हैं उन अल्फ़ाबेट्स को दोहराते थे. तो उस समय कहता है फिर मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठ करके मंदिर में स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी. स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे आपकी रामायण, गीता, इस तरह की जो किताबें हैं, उनको वो वहाँ बैठ करके उन ग्रंथों को पढ़ा करती थी. When we had both finished, और कहता है जब हम दोनों का ही काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, फिर हम वापस दोनों इकट्ठे आया करते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door, और कहता है इस समय वापसी के समय जो है जो विलेज डॉग्स थे वो हमें टेम्पल के दरवाजे पर वहीं मिल जाया करते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और कहता है फिर जो हम चपातीज उनको फेंकते थे वो हमारे पीछे पीछे आते हुए एक दूसरे के साथ गुर्राते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, खेलते कूदते एक दूसरों के साथ जो है इनके पीछे पीछे आते रहते थे उन चपातीज के लिए. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. Sent for us, कॉल करना, बुला लेना, यहाँ वर्ड जो यूज़ किया गया है. और कहता है जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े सही तरीके से, आरामदायक तरीके से शहर में जो है सेटल हो गए, वहाँ सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई, तो कहता है उन्होंने हमें बुला लिया. दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, आवर फ्रेंडशिप. तो खुशवंत सिंह हमें बताता है कि ये जो समय था, यानी कि जब अब उन्हें वहाँ गांव से शहर में जाना है, कहता है ये हमारी दोस्ती में, हमारी फ्रेंडशिप में, मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. कहता है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम जो है एक ही रूम शेयर करते थे, एक ही कमरे में दादी और पोता जो हैं वो रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी जो है वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी. I used to go to an English school in a motor bus. कहता है कि अब मैं जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और उसको लेने के लिए ऑथर को जो है मोटर बस आती थी, स्कूल की जो वैन थी वो आती थी. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और कहता है फिर यहाँ शहर में जो है गलियों में कुत्ते भी नहीं थे, तो कहता है मेरी दादी ने क्या किया कि हमारे घर के ही आंगन में जो स्पैरोज आती थी, जो चिड़िया वहाँ होती थी, उनको फीड करना शुरू कर दिया. उनको जो है रोटी दाना वगैरह जो है वो डालना शुरू कर दिया, वो उनको फीड किया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. और कहता है जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से इतने संपर्क में नहीं रहे, यानी कि एक दूसरे को देखने का, मिलने का, बैठने का इतना समय नहीं होता था. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कहता है कुछ समय के लिए तो उन्होंने जो है इस प्रक्रिया को, जिस तरह से वो गांव में सुबह उसको उठाया करती थी, उसके बाद उसे तैयार करती थी स्कूल के लिए, वो चीज़ें वहाँ भी जारी रही शहर में जाने के बाद भी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और कहता है जब मैं स्कूल से वापस आया करता था तो वो मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि स्कूल में जो है मुझे क्या पढ़ाया गया. कहता है आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो कहता है मैं उन्हें बताता था इंग्लिश के कुछ शब्द जो हमें सिखाए जाते थे, जो पढ़ाए जाते थे, और दूसरी कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड हैं, हमें जो लर्न करने के लिए कही जाती थी. लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करता है, और ये सारा वर्ल्ड जो है वो एक राउंड है, गोल है संसार, इन चीज़ों को लेकर के. तो कहता है ये सारी चीज़ें जो हैं मेड हर अनहैप्पी.
मेरी दादी को जो है दुखी किया इन चीज़ों ने, ये चीज़ें उसे अनहैप्पी बना देती हैं। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो अब उसकी पढ़ाई में, उसके लेसन्स वगैरह याद करने में, उसके पढ़ने में उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी वॉज नॉट सो एबल। शी डिडेंट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। और इस बात के अलावा उसे विश्वास ही नहीं होता था कि उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं, और वो इस तरह की चीज़ों को सुन कर के और इन चीज़ों से जो है बड़ी डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, बड़ी दुखी होती थी, बड़ी परेशान होती थी। एंड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि भगवान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के और स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन चीज़ों की बात ही नहीं की जाती है, और किस तरह की चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें उसकी दादी को जो है परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और कहता है फिर मैंने एक दिन आकर के अपनी दादी को बताया कि हमें जो है म्यूज़िक में भी लेसन्स दिए जाते हैं, यानी कि हमें संगीत सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और इस बात को सुनकर के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा अपसेट हुई कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था, उसकी जो दादी थी उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है, लिव्ड एसोसिएशन, इनडिसेंट, यानी कि एक अश्लील चीज़ है, या एक ऐसी चीज़ है जो लोअर कैटेगरी या लोअर क्लास के लोगों के लिए बनी है, उन लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लर्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स, कि जो जेंटल फॉक है, जो जेंटल लोग हैं, भद्र पुरुष जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ थी किसके लिए? हार्लर्स, ये जो प्रॉस्टिट्यूट्स, वेश्याएं वगैरह होती हैं, इनके लिए, या जो भिखारी वगैरह जो मांग करके खाते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें होती थी। यानी कि देखिए, यहाँ आज आपको म्यूज़िक को लेकर के भले ही कुछ भी लगता हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जिस समय जो उच्च वर्ग था, जो हायर क्लास थी, वो इस चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट को गलत समझते थे। ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं थे, एंटरटेनमेंट भी करते थे, लेकिन दूसरे लोग उन लोगों के लिए इस तरह का काम किया करते थे। यानी कि ये नाचने गाने वाले लोगों को उस समय बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, या समाज में वो सम्मान के पात्र नहीं हुआ करते थे। तो ये बात यहाँ उसकी ग्रैंड मदर के थ्रू हमें क्लियरली पता लगती है कि ऐसा वो भी सोचती थी। She said nothing but her silence meant disapproval। और देखिए, अगर हम अपने घरों में बात करते हैं, अपने आसपास बात करते हैं, तो कई बार जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो किसी बात को लेकर के किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे ऑथर की ग्रैंड मदर है, कुछ नहीं कहा उन्होंने, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, जो साइलेंस थी, उसका मतलब था कि वो इस बात को अप्रूव नहीं करती, वो इस बात से सहमत नहीं है, पूरी तरह से डिसएग्री करती हैं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और कहती हैं उसके बाद से उन्होंने मुझसे बहुत कम बात की, यानी कि बड़ी मुश्किल से ही कभी कभार कोई बात की होगी, एक तरह से वो चुप हो गई। यानी कि उनके रिलेशन में एक और चेंज, जिस दादी ने जो है, ग्रैंड मदर ने जो है, वहाँ चुप्पी साध ली। तो आज आपका ये जो चैप्टर है हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, एंड आई वांट यू टू रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इवन राइट द वर्ड मीनिंग, सो दैट वी कैन डू इट in an easy way. That's all for today, dear. Thanks and have a nice day. See you in next lecture.